नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में आज हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने कल ही आपको इस बात को बता दिया था कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का विभाजन हमने आपको बता दिया था। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके साथ साथ हमने आपको आधुनिक भारत का सिलेबस क्या था, आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना, ये सब भी हमने आपको कल जानकारी उपलब्ध करा दी थी। इसी क्रम में मित्रों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? यूरोपियों का आगमन। तो मित्रों, जब आप ये हेडिंग देखते होंगे यूरोपियों का आगमन, आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि इसमें जिस तिथि का उल्लेख किया गया, जैसे कि आपको पता होगा 1498, अधिकांशतः लोग यही बोलते हैं या कि यही तिथि है कि 1498 में वास्को डी गामा क्या आया, भारत आया। उसके उपरांत ही सभी यूरोपीय व्यापारी क्या आए, भारत की ओर आना प्रारंभ किया। तो क्या 1498 से पूर्व भारत का यूरोप के साथ कोई संबंध नहीं था? आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे यह हेडिंग ही यही दी गई है कि यूरोपियों का आगमन। तो मित्रों ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत और यूरोप जो है, इसका जो व्यापार है, भारत और यूरोप का जो व्यापार है वो प्राचीन काल से चला आ रहा था। प्राचीन काल से हमारा व्यापार होता था अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा व्यापार था, यूनान के साथ हमारा व्यापार था। अर्थात हमारा जो व्यापार चल रहा था वो प्राचीन काल से चला आ रहा था। तो ये जो व्यापार होता था, ये व्यापार 2 मार्गों से होता था। वो 2 मार्ग कौन से थे? एक मार्ग है लाल सागर, दूसरा मार्ग हमारा क्या है? फारस की खाड़ी। तो ये जो लाल सागर वाला मार्ग है ना मित्रों, ये हमेशा कोहरे, किसके कारण? ये जो कोहरा था, ये कोहरे के कारण अधिकांशतः क्या रहता था? अवरुद्ध रहता था, क्योंकि ये सागर में घना कोहरा, इस घने कोहरे के कारण क्या था? आवागमन, सॉरी मित्रों, आवागमन क्या होता था? कठिन होता था, दुष्कर होता था, जिसके कारण क्या होता था? ये मार्ग हमेशा अवरुद्ध रहता था। दूसरा है फारस की खाड़ी। ये जो फारस की खाड़ी है मित्रों, ये स्थलीय मार्ग कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया से स्थलीय मार्ग से जुड़ती थी। अर्थात ये कुस्तुनतुनिया स्थलीय मार्ग से कहाँ से? यूरोप से जुड़ती थी। यह मार्ग हमेशा खुला रहता था। अर्थात कहा जाए तो जो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था, भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था, वह कुस्तुनतुनिया स्थलीय मार्ग से सर्वाधिक होता था। लेकिन हुआ क्या कि 1453, कब? 1453 में तुर्कों ने, किन्होंने? तुर्कों ने इस फारस की खाड़ी पर, या फिर कहा जाए 1453 में कुस्तुनतुनिया पर, किस पर? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने क्या कर लिया? अधिकार स्थापित कर लिया। जब तुर्कों ने अधिकार स्थापित कर लिया तो क्या हो गया? व्यापार क्या हो गया? बृहद स्तर पर क्या होने लगा? प्रभावित होने लगा। जब व्यापार प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ से होने वाला व्यापार कहाँ से? जो भारत से व्यापार होता था यूरोप के साथ, ये व्यापार बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से जो व्यापार होता था वो व्यापार होता था काली मिर्च का। वो व्यापार किसका होता था? वो व्यापार होता था सूती वस्त्रों का, कपड़ों का, रेशम का, दालचीनी, काली मिर्च। और ये जो काली मिर्च है ना, ये सर्वाधिक उपयोगी होती थी, क्योंकि ये क्या होती थी? गर्म होती थी। और यूरोप कैसा प्रदेश है? यूरोप ठंडा प्रदेश है। यूरोप कैसा प्रदेश है मित्रों? यूरोप कैसा है? ठंडा प्रदेश है। अर्थात वहाँ के लोगों के लिए गर्मी के लिए सर्वाधिक उपयोगी, अर्थात उनको अंदर से गर्मी चाहिए, जिसके लिए काली मिर्च या कि मसाले वाली वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती थी, जिसके कारण वो क्या चाहते थे? किसी न किसी तरह यहाँ से व्यापार होता रहे। जब यह व्यापार जारी रखना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपीय देश थे, ये यूरोपीय देशों में स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों देशों ने क्या किया? प्रारंभ किया नए मार्गों की खोज करने का। अर्थात या तो ये कहा जाए, इन दोनों देशों को जिम्मा दिया गया कि आप जाइए भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज कीजिए, ठीक है ना। तो इसी क्रम में सबसे पहले कौन आया? स्पेन। स्पेन ने कहा कि हम जाएंगे खोज करने के लिए, चाहे जो हो जाए। तो स्पेन ने का एक यात्री था, स्पेन का यात्री कौन था? कोलंबस। ये भाई साहब 1492 में निकल तो गए भारत की खोज करने के लिए, लेकिन इनको क्या था? दिशा का ज्ञान था ही नहीं। भाई साहब निकल तो गए कि हमें भारत की खोज करनी, चाहे जो हो जाए, लेकिन इनको क्या नहीं था? दिशा का ज्ञान ही नहीं था। जब इन्हें दिशा का ज्ञान नहीं था, अभाव था, तो ये भारत की जगह कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। और 1494 में किसकी खोज कर दी इन्होंने? अमेरिका की खोज कर दी। लेकिन ये भारत जाने वाले मार्ग की खोज नहीं कर पाए। अर्थात कहा जाए तो ये वाला अभियान क्या रहा? असफल रहा।
क्योंकि इनका जो मंतव्य था, इनका जो उद्देश्य था, वह भारत की खोज करना था, भारत जाने वाले मार्ग की क्या करना था, खोज करना था। जब यह असफल हो गए तो अब कौन आता है, पुर्तगाल आता है। पुर्तगाल कहा कि अब मेरा नंबर आता है, चाहे जो हो जाए, मैं तो इस बार भारत जाने वाले मार्ग की क्या कर लूँगा, खोज करके ही जाऊँगा। इनमें सबसे पहले आए वास्को डी गामा, कहें कि हमें अनुमति दी जाए, मैं जाऊँगा किसकी खोज करने, भारत की खोज करने। तो जब ये निकल रहे थे, कब, 1498 में, जब ये भारत की खोज करने के लिए निकले। यहाँ पे बार बार मित्रों हम प्रयोग कर रहे हैं शब्द किसका, भारत की खोज, ठीक है ना। हम लोग ये अधिकांशतः पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्या वास्को डी गामा से पहले, वास्को डी गामा जब तक भारत नहीं है उससे पहले भारत अस्तित्व में नहीं था, अस्तित्व में था। हम लोग क्या करते हैं ना मित्रों, हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो इतिहास किसका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, यूरोपी, इन यूरोपियों का लिखा हुआ इतिहास ही हम पढ़ रहे हैं। ये जो इतिहास लिखे हैं यूरोपी, ये अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए लिखे हैं कि जब तक हम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं किए, तब तक जो भारत था वो अन्य दुनिया के साथ कटा हुआ था। अर्थात भारत को क्या है, एहसान मानना चाहिए कि हम आए और उनका अन्य देशों के साथ क्या किया, संपर्क स्थापित करवाएं। अर्थात हम जितना भी इतिहास पढ़ रहे हैं वो किसका, यूरोपियों का लिखा हुआ इतिहास ही पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाया है, अथवा जो भारत में अच्छे कार्य हुए हैं उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ही योगदान दिखाने का क्या किया, प्रयास किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय लोगों को क्या है, कुछ समझ ही नहीं, ये मूर्ख हैं, यदि हम नहीं आए होते तो ये कभी कुछ सीख ही नहीं पाते। इसी उद्देश्य से इन्होंने हर जगह क्या लिखा है कि भारत की खोज, किसने, भारत की खोज, हमेशा हर जगह क्या लिखा है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा। अधिकांशतः जगह पर यही लिखा मिलता है। फिलहाल जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत सारे इतिहास में सुधार कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, हम भी जो भी इतिहास पढ़ते हैं, जहाँ पर भी हम यूरोपियों की बड़ाई सुनते हैं ना, वो सब यूरोपियों द्वारा लिखी गई चीज़ें ही हैं। तो 1498 में जब वास्को डी गामा अपनी नाव लेके निकल रहे थे, तब वहाँ के जो पुर्तगाल के शासक थे, कौन थे, हेनरी नेविगेटर। तो उन्होंने कहा, रुक जा भैया, कहाँ जा रहे हो, अभी फिर से तुम भटक जाओगे। जैसे स्पेन का कोलंबस भटक के कहाँ चला गया, अमेरिका, वैसे तुम भी भटक जाओगे। तो कहा हमें, वास्को डी गामा ने कहा हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने, किसने, हेनरी नेविगेटर ने कहा, मैंने एक दिक्सूचक यंत्र बनाया है, तुम उस दिक्सूचक यंत्र को ले जाओ और उसकी सहायता से तुम कहाँ पहुँच जाओगे, भारत। कहाँ पहुँच जाओगे, भारत। तो क्या हुआ, 1498 में जब वास्को डी गामा निकला तो पुर्तगाल के शासक हेनरी नेविगेटर के दिक्सूचक यंत्र की सहायता से, कहीं कहीं 20 मई, कहीं कहीं 17 मई लिखा मिलता है, तो 20 मई या 17 मई 1498 के भारत के कड़कड़ाबू अर्थात कालीकट बंदरगाह पर क्या हुआ, पहुंचा। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी यात्रा। तो ये है मित्रों, यहाँ पे क्या है, लिस्बन। क्या है, लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी, ये लिखा है पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। तो जो वास्को डी गामा जब निकला तो ये लिस्बन से निकला, कहाँ के लिए, केप ऑफ गुड होप। ये कहाँ से निकला, ये लिस्बन है, लिस्बन से निकला यहाँ के लिए, केप ऑफ गुड होप, यहाँ पहुँचा। फिर केप ऑफ गुड होप से कहाँ, मेडागास्कर, मेडागास्कर से मोम्बासा, मोम्बासा से कहाँ पहुँचा, कालीकट। अब बात ये आती है, तो इतना लंबा सफ़र वास्को डी गामा क्या एक बार में कर डाला, क्या उससे सचमुच पता था कि भारत जाने वाला रास्ता कहाँ से है, तो नहीं। आपको मित्रों यह जान के आश्चर्य होगा कि ये जो लिस्बन से लेके केप ऑफ गुड होप यहाँ तक का रास्ता, कहाँ तक का, लिस्बन से लेके केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता था, इसे बार्थलोमियो ने, किसने, ये जो बार्थलोमियो है उसने खोजा था। क्षमा चाहते हैं मित्रों। तो ये जो लिस्बन से लेके केप ऑफ गुड होप, ये जहाँ है केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक का रास्ता किसने खोज दिया था, यहाँ तक का रास्ता पहले ही बार्थलोमियो ने 1487-88 में क्या कर लिया था, खोज लिया था। तो फिर वास्को डी गामा कहाँ से कहाँ, वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप या कि सेंट हेलिना की खाड़ी
ये दोनों नाम से जाना जाता है। केप ऑफ गुड होप या सेंट हेलिना की खाड़ी से लेके मेडागास्कर तक का रास्ता जाना। फिर उसके आगे का रास्ता कौन जानता था? गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक यहाँ से रास्ता जानता था। अर्थात कहा जाए कि भारत जाने वाले रास्ते में किन रास्तों का बस खोज वास्को डी गामा ने किया, तो सेंट हेलेना से लेके मेडागास्कर तक का। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अब देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है यूरोपियों के आगमन में। तो यूरोपियों के आगमन में हम जिसको पढ़ेंगे वो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। मित्रों आपको ये जो क्रम दिया गया है कि किस क्रम में कौन सा यूरोपीय देश भारत आया, आपको यह क्रम हर हाल में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में यह क्रम भी पूछता है। क्या करता है? यह क्रम भी बहुत पूछता है। अर्थात सबसे पहले पुर्तगाल आया, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाल 1498 में हमने बताया था वास्को डी गामा आया। सबसे पहले और सबसे अंतिम में जाने वाला देश कौन था? पुर्तगाल। यह 1961 में गया। फिर डच 1605 में आई। यहाँ पे 1759 और 1825 दो डेट दी गई हैं, दो तिथि दी गई है। तो ये जो 1759 का तिथि है ये दिखाता है बेदरा के युद्ध को। बेदरा के युद्ध को, इस युद्ध में क्या हुआ था? डच पराजित हुए थे, लेकिन 1825 में इन्होंने सारी कंपनी बेच दी। किसको? अंग्रेजों की। या कि सारी कंपनी अंग्रेजों को हस्तांतरित करके कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए। ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए दो तिथि दी गई है। आपको 1759 वाला मुख्य रूप से क्या करना है? याद करना है। इसके अलावा 1608 से 1947, डेन कब आए? 1620 से 1845 और फ्रांसीसी 1664 में। अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाली। तो मित्रों पुर्तगाली जो थे, अगर इनका आगमन हमने बताया कि 1498 से 1961, अर्थात इनका समयावधि क्या थी? 1498 से 1961 के मध्य। मित्रों यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। अर्थात यूरोपीय जितने भी यूरोपीय देश थे उसमें सबसे पहले भारत में किसने प्रवेश किया? तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले प्रवेश किया। इसने क्या किया? नए समुद्री मार्ग, हमेशा याद रखिए किसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने? यूरोप से भारत जोड़ने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है ना। तो भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और सबसे पहले कौन भारत आया था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यापारी ही भारत में क्या किया था? प्रवेश किया था। कब किया था? 17 मई 1948 में। कहाँ पे? कालीकट में। कहाँ पे? कालीकट पहुंचा, जहाँ पर जम्बोरिन, कौन सा? जम्बोरिन। ये कौन था? एक हिंदू शासक था कालीकट का, जम्बोरिन। इसने क्या किया? वास्को डी गामा का क्या किया? स्वागत किया। वास्को डी गामा का क्या किया? स्वागत किया। इसके साथ साथ इसे व्यापारिक अनुमति भी प्रदान की। अर्थात इसे कहा कि भैया अब आप यहाँ से व्यापार क्या है? कर सकते हो। परिणाम क्या हुआ? पुर्तगाली अर्थात वास्को डी गामा ने यहाँ से क्या किया? जब व्यापार किया, यहाँ से वस्तुओं को जब खरीदा, तो जब वो यूरोप के देश में जाकर बेचा, वास्को डी गामा ने मसाला के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया। अर्थात जब यहाँ से वो मसाला लेकर यूरोप के देश में गया, मसाला लेकर कहाँ गया? यूरोप के देश में गया, तो उसे 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। 60 गुना। और ये 60 गुना आने और जाने का खर्च हटाने के बाद का है। सोचिए कितना ज़्यादा इसे प्रॉफिट हुआ था कि आने जाने का खर्च निकालने के बाद इसे 60 गुना अधिक लाभ की क्या हुई? प्राप्ति हुई। अर्थात वास्को डी गामा के आने से क्या हो गया था कि जो यूरोप और भारत, कौन? यूरोप और भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र का एक नए युग का क्या हो गया था? सूत्रपात हो गया था। इसके साथ मित्रों जो ये है ना, क्या नाम है, वास्को डी गामा, जब इसने इतना ज़्यादा लाभ कमाया और पुर्तगाल को क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट हुआ होगा। जब पुर्तगाल को प्रॉफिट हुआ तो ये जो पुर्तगाल था ना, यूरोप के व्यापारिक केंद्र बन गया। क्या बन गया? यूरोप का व्यापारिक केंद्र बन गया। और यहाँ का जो राजा था उसने वाणिज्य के प्रधान की क्या कर ली? उपाधि धारण कर ली। याद रखिएगा, ये वास्को डी गामा या कि पुर्तगाल को जो व्यापार था उससे इतना प्रॉफिट हो गया कि पुर्तगाल क्या बन गया? व्यापारिक केंद्र बन गया यूरोप का। और वहाँ का राजा वाणिज्य प्रधान की क्या कर लिया? उपाधि धारण कर ली। इसके अलावा वास्को डी गामा 3 मरतबा, कितनी बार? 3 बार वो भारत की यात्रा किया। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं 1498 में आया था, फिर दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में जब वो भारत आया तो यहीं पर कोच्चिन में उसकी क्या हो गई?
मृत्यु हो गई। याद रखना है मित्रों, ये प्रश्न पूछता है कि वास्को डी गामा कितनी मर्तबा कितनी बार भारत आया, तो 3 बार भारत आया। दूसरा यात्री कौन था, तो ये था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये दूसरा पुर्तगाली यात्री था। आपको याद रखना है दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये कब आया, ये 1500 में भारत आया। कब, 1500 में कहाँ आया, भारत आया। इसने क्या किया, कैब्रल ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज, कौन सा, अरबी जहाज में लूटपाट की, अर्थात अरबी जहाज को पकड़कर जम्बोरिन को गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, जम्बोरिन को गिफ्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ, जम्बोरिन बहुत खुश हुआ। क्या हुआ, जम्बोरिन बहुत खुश हुआ और इससे भी क्या कर दिया, व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। क्या कहा कि आप भी जाओ व्यापार करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। फिर मित्रों 1503 में, कब, 1503 में अल्बुकर्क आता है। याद रखिएगा 1503 में कौन आता है, अल्बुकर्क। अभी तक कितने पुर्तगाली यात्री आ गए, वास्को डी गामा, अल्वारेज कैब्रल, और 1503 में अल्बुकर्क कहाँ आता है, भारत आता है। यदि बात की जाए पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना, पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना सबसे पहले प्रथम तो 1503 में कहाँ, कोचीन आए, तो जाहिर सी बात है कोचीन में ही क्या करेंगे, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और दूसरी फैक्ट्री की, ये द्वितीय, ये गलत लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कहाँ पे की, कन्नूर में की। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत पूछता है मित्रों कि पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई, तो 1503 में कोच्चिन में की गई। ये डेट सहित पूछता है। दूसरी 1505 में कुन्नूर में की गई। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। इसके अलावा मित्रों ये जो थे व्यापारी, कौन, जो पुर्तगाली व्यापारी थे, उन्होंने भारत की भौगोलिक आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य से इतना परिचित हो गए थे कि धीरे धीरे इनका मंतव्य क्या होने लगा, शासन की ओर होने लगा। अर्थात यह सोचने लगे किस तरह हम शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ये इनकी क्या होने लगी, धीरे धीरे सोच हो गई। अगर हम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें, कौन कौन सा गवर्नर आया था, उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिएगा कि ये जो पुर्तगाली थे, इन्होंने कार्टस अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था लागू की थी। कौन सी, कार्टस अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था। इसमें क्या होता था, अल्मेड़ा क्या होता था, अल्मेड़ा तो ये गवर्नर है, ठीक है ना। कार्टस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चुंगी। क्या होता है, चुंगी। याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, चुंगी। और काफिला का मतलब होता है समूह। आप इसको तोड़ के समझिएगा कि ये हिंद महासागर है। क्या है, ये बड़ा सा हिंद महासागर है। समझिएगा ये क्या है, हिंद महासागर। इतना बड़ा सा आपका हिंद महासागर दिख रहा है। तो इस हिंद महासागर में अगर किसी को व्यापार करना है, मान लीजिए भारतीय जहाज है, इस भारतीय जहाज को क्या करना है, व्यापार करना है, तो इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। कैसी अनुमति, कि वह वो वस्तुओं की व्यापार, अर्थात ये भारतीय जहाज उन वस्तुओं का व्यापार नहीं करेगा जिन वस्तुओं का व्यापार कौन करता है, पुर्तगाली करते हैं। इसके अलावा इन लोग, ये जो भारतीय जहाज थी, पुर्तगालियों से सहायता लेती थी क्योंकि समुद्री डकैत जो थे, समुद्री लूटपाट की घटनाएं होती थी। अर्थात उन घटनाओं से बचने के लिए इन नावों की सुरक्षा के लिए क्या जाते थे, पुर्तगाली जहाज़ों का एक काफिला निकलता था, ठीक है ना। उन काफिलों का खर्च देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, भारतीय नावों की होती थी। इसीलिए इसे क्या कहा गया, कार्टस अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था। अर्थात इसका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करना। मज़ेदार बात यह है कि ये जो कार्टस अर्थात चुंगी जो थी ना, वो चुंगी अकबर तक को चुकानी पड़ती थी। किसको, अकबर तक को चुकानी पड़ी है। अकबर को सिर्फ साल में 2 ही जहाज मुफ्त में ले जाने की अनुमति थी, बाकी उसे चुंगी कर देना पड़ता था। यदि हम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो सबसे पहला गवर्नर कौन था, अल्मेड़ा था। कब से कब तक, 1505 से 1509 तक ये गवर्नर बना। इसने 2 पॉलिसी लागू की, एक ब्लू वाटर पॉलिसी और दूसरा इसके शासनकाल में जो घटनाएं होती थी, पहला तो ब्लू वाटर पॉलिसी, दूसरा इसका त्रिगुट युद्ध हुआ था। ये त्रिगुट कौन कौन से थे, गुजरात, मिस्र और टर्की, इनके मध्य क्या हुआ था, त्रिगुट का युद्ध हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था 1508 में, 1508 के युद्ध में तो पुर्तगाल पराजित हो गया था। लेकिन जब 1509 में युद्ध हुआ तो पुर्तगाल क्या हो गया, विजय हो गया, ठीक है ना। और जैसे ही यह विजय हुआ तो ये धीरे धीरे अपना क्या करने लगा, प्रभुत्व स्थापित करने लगा, क्योंकि इसने त्रिगुट को पराजित किया था। इसके बाद मित्रों दूसरा गवर्नर जो बनता है, दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क। कौन था,
अल्बुकर्क, हम लोग पहले भी अल्बुकर्क को पढ़ चुके हैं। अल्बुकर्क पर 1509 से 1515 तक, इसे क्या कहा जाता है, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने एक पॉलिसी लागू की थी। पॉलिसी क्या थी कि इसने क्या किया था कि पुर्तगाली व्यक्ति जो थे, पुर्तगाली व्यक्ति थे, उन पुर्तगाली व्यक्तियों को प्रेरित किया था कि वह भारतीय महिलाओं के साथ क्या करे, विवाह करे। और वह भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करेगा तो इसका उद्देश्य क्या था, इससे क्या होगा, पुर्तगाली जनसंख्या में वृद्धि होगी। कहाँ, भारत में। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ेगी और पुर्तगालियों का वर्चस्व धीरे धीरे यहाँ पे स्थापित होने लगेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। इसके अलावा इसने क्या किया था, कोच्चिन को अपना क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था। और 1510 में, कब, 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से क्या किया था, इसने गोवा को छीना था। याद रखिएगा मित्रों, ये सब बहुत पूछता है, कब, कहाँ, क्या किया है, ठीक है ना। तो 1510 में किसने, अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह से क्या छीन लिया था, गोवा को छीन लिया था। 1511 में मलक्का, किसे, मलक्का, मलक्का जो कि पूर्वी एशिया का क्या था, व्यापारिक केंद्र था। पूर्वी एशिया का व्यापारिक केंद्र कौन सा, मलक्का, इस पर अधिकार कर लिया। 1515, कब, 1515 में फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लिया। हम लोग पहले ही जानते थे फारस की खाड़ी क्या थी, कुस्तुनतुनिया को यूरोप से जोड़ती थी, अर्थात ये स्थलीय मार्ग था, इस पर भी अधिकार कर लिया। इसके अलावा मित्रों, इसका जो अन्य क्या है, मतलब इसके अलावा जो मुख्य गवर्नर था बना, या कि जिसे लोग याद करते हैं, वो था नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से 1539 तक क्या था, पुर्तगाल का गवर्नर बना। इसने क्या किया, 1530 में सबसे पहले तो अपना मुख्यालय कहाँ कर दिया, कोचीन से ले जाके गोवा हस्तांतरित कर दिया। अर्थात गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था, नीनो डी कुन्हो था। कब बनाया, 1530 में बनाया। 1534 में इसने पुर्तगालियों ने क्या किया, गुजरात के शासक, किससे, गुजरात के शासक बहादुर शाह से, किससे, बहादुर शाह से बेसिन द्वीप कि कौन सा द्वीप, बेसिन द्वीप को क्या कर लिया, छीन लिया। इसके अलावा क्या हुआ कि जब बेसिन द्वीप गुजरात के शासक बहादुर शाह से ले लिया तो बहादुर शाह और इसके मध्य क्या हो गया, मतभेद हो गया। क्या हो गया, मतभेद हो गया। और इस मतभेद का परिणाम ये हुआ कि कुन्हों ने बहादुर शाह को छत से धक्का दे दिया और उनकी समुद्र में डूबने के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो मित्रों 1661 और 63, यहाँ पे दो डेट दी गई है, इनमें से कोई एक, मतलब कि अलग अलग पुस्तक में दोनों दिया रहता है, कहीं पे 61 कहीं पे 63, इसलिए आपको दोनों तिथियाँ याद रखनी है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो 1661 या 63 में पुर्तगाली राजकुमारी कौन, कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ क्या हुआ, संपन्न हुआ। और दहेज में इन्हें क्या मिला, बॉम्बे, किसे मिला, चार्ल्स द्वितीय को बदले में क्या दिया गया, बॉम्बे दिया गया। फिर क्या हुआ मित्रों, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में, कब, 1668 में बॉम्बे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया। कितने में, 10 पाउंड वार्षिक किराए पे, किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और फिर क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1687 में इसे क्या बना लिया, अपना मुख्यालय बना लिया। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मित्रों यदि पुर्तगालियों ने भारत से बहुत कुछ लिया तो कुछ ना कुछ तो दिया भी होगा। तो वही हम लोग देखना, पुर्तगालियों ने क्या दिया। तो सबसे पहले गंदी चीज़ थी, तंबाकू की कृषि क्या की, आरंभ की। अर्थात जब तक पुर्तगाली नहीं आते तब तक भारतीय लोग तंबाकू से क्या थे, परिचित नहीं थे। इसके अलावा कैथोलिक धर्म का प्रचार हुआ, गोथिक कला अर्थात गोथिक स्थापत्य कला का क्या हुआ, यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, किसकी, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, कब, 1556 में गोवा में हुई। इसी तरह से क्या हुआ, हमने जैसा कि बता दिया, कार्टेस प्रणाली क्या होता था, एक परमिट लेने वाली व्यवस्था थी, जहाँ पे किसी को भी यदि हिंद महासागर में व्यापार करना है तो सबसे पहले क्या लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। और भारत व एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आएगा। अगर हम पतन की बात करें, इनका पतन क्यों हुआ, तो उनके पतन पर अगर नज़र डालें, सबसे पहले क्या था, पुर्तगाल क्या था, एक छोटा सा देश था। कैसा देश था, छोटा सा।
तो वह अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी जो थी, व्यापारिक कॉलोनी, उसका खर्च वहन नहीं कर सकती थी। पहली चीज़ तो छोटा सा देश और भारत वहाँ से दूर था, तो उसका क्या कर सकती थी, खर्च वहन नहीं कर पा रही थी। दूसरी चीज़ क्या थी, उनकी समुद्री डाकू, अर्थात वो समुद्र में क्या करते थे, लूटपाट करते थे। जब वो समुद्र में लूटपाट करते थे तो स्थानीय शासकों के साथ क्या होता था, उनका मतभेद होता था, जिसके कारण शत्रुता बढ़ती थी। इसके अलावा इन लोग क्या करते थे, कठोर धार्मिक नीति अपनाते थे, अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और भारत में हिंदू और मुसलमानों को दोनों को धर्म परिवर्तन के लिए क्या करते थे, बाध्य करते थे। इसके अतिरिक्त क्या था, अन्य यूरोपीय कंपनियों का क्या हो गया, भारत में आगमन हो गया। परिणाम क्या हुआ कि इनकी धीरे धीरे शक्ति क्या होने लगी, क्षीण होने लगी। और लेकिन ये फिर भी क्या थे, भारत में 1961 तक बने रहें। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं डच, अर्थात पुर्तगाल के बाद जो दूसरे यूरोपीय यात्री थे वो कौन थे, डच थे। कब है, 1605 से 1825, अर्थात इनकी समयावधि कितनी है, 1605 से 1825 तक। तो पुर्तगाली के पश्चात भारत आने वाले दूसरे थे। ये कहाँ के, हॉलैंड या नीदरलैंड के कौन थे, निवासी थे। कहाँ के निवासी, हॉलैंड या नीदरलैंड। डचों की नियति दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के बाजार में थी, ठीक है ना, अर्थात ये दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के बाजार पर नियंत्रण करना चाहते थे, ठीक है। फिर जो 1596 में प्रथम डच नागरिक कौन था, तो कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन, आपको याद रखना है कि कार्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में सर्वप्रथम डच नागरिक था जो भारत आया, ठीक है ना। और डचों ने 1602 में, कब, 1602 में एक व्यापारिक कंपनी की क्या की, स्थापना की। 1602 में व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। उसका नाम क्या रखा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। कंपनी का नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, स्थापना 1602 में। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा है पेपर में, याद रखिएगा। इसका गठन जो था विभिन्न यूरोपीय कंपनी, अर्थात विभिन्न कंपनियों को मिलाकर किया गया, अर्थात ये कैसी थी, एक सामूहिक स्वामित्व वाली कंपनी थी। कैसी थी, सामूहिक स्वामित्व वाली कंपनी थी। जो कंपनी का गठन किया गया उसका नाम क्या था, वारिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी का नाम था, ठीक है ना। ये जो था ना, इसमें 17 सदस्यीय समिति थी। कौन थी, 17 सदस्यीय समिति, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मडजन 17, मडजन 17 के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या था, व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना। व्यापारिक गतिविधियों पर क्या करना, नियंत्रण को स्थापित करना इसका मुख्य कार्य था। किसका, ये मडजन 17 का। इसके अलावा मित्रों अगर हम देखें कहाँ कहाँ पर इसने कंपनियाँ स्थापित की, तो सबसे पहले तो 1605 में ओम्बियान आया था, 1619 में जकार्ता, 1641 में मलक्का, 1658 में सिलोन। यहाँ पे इसने अपनी अपनी फैक्ट्री क्या कर ली थी, स्थापित कर ली थी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मसूलीपट्टनम, पुल्लीकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कारिकाल, चिंसूरा, कासिम बाजार और कोचिन में इसने क्या किया, फैक्ट्री स्थापित किया। मित्रों आपको यह सन के साथ याद करना है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मित्रों यदि इनके पतन की बात की जाए, इनका पतन क्यों हुआ, तो इनका पतन जो होने का सबसे प्रमुख कारण था क्या था, ब्रिटिश शक्ति का उदय होना। किसका, ब्रिटिश शक्ति का उदय होना। डचों और ब्रिटिश के मध्य क्या हुआ, व्यापारिक हितों के मध्य क्या हुआ, टकराव होने लगा, जिसके कारण इनके मध्य क्या हुआ, खूनी संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंततोगत्वा ब्रिटिश की क्या हुई, विजय हुई, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ, डचों की धीरे धीरे स्थिति क्या होने लगी, बिगड़ने लगी। डचों की स्थिति क्या होने लगी, बिगड़ने लगी। परिणाम क्या हुआ, डच धीरे धीरे भारत से क्या होने लगे, पलायित होने लगे, पलायन होने लगा। यदि हम लोग बात करें तो डच और ब्रिटिश के मध्य जो संघर्ष हुआ था उनमें कुछ संधियाँ हुई थी। संधि ये हुई थी कि 1814 में एंग्लो डच संधि के तहत कोरोमंडल, बंगाल और उड़ीसा पर पुनः डच का क्या होगा, अधिकार होगा। 1824 में हस्तांतरित एंग्लो डच संधि के प्रावधानों के तहत ब्रिटिश शासन के अधीन आए गए, ठीक है ना। मतलब क्या था कि जो भी शासन पे, मतलब जो भी क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के तहत आ गए थे वो सब वापस डच को क्या कर दिए गए, प्रदान कर दिए गए,
किसे, डच को वापस प्रदान कर दिए गए। लेकिन क्या हुआ, अंततोगत्वा क्या हो गया कि 1 मार्च 1825 को डचों ने सारी संपत्ति और क्षेत्रों को हस्तांतरित कर, क्या हस्तांतरित कर इंडोनेशिया तक अपने आप को क्या कर लिया, सीमित कर लिया। अर्थात अगर बात की जाए, डच 1825 के बाद भारत छोड़ के सिर्फ इंडोनेशिया तक ही अपने आप को क्या कर लिया, सीमित कर लिया। और यहाँ पर अंग्रेजों का क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगला है अंग्रेज। फिर मित्रों क्या हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि कौन आया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए, 1608 से 1947 के मध्य कौन आया, अंग्रेज आए। फिर क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने देखा, क्या अंग्रेजों ने देखा कि ये जो पुर्तगाली या अन्य यूरोपीय कंपनी है, अन्य यूरोपीय कंपनी है, उन्हें इस व्यापार से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो जब इन्हें लाभ हो रहा है तो ये किस तरह अपने आप को पीछे रखते हैं, तो अर्थात इन्होंने भी पूर्वी एशिया की तरफ व्यापार करने का निश्चय किया। परिणाम क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर, कौन सी, मर्चेंट एडवेंचर नाम से क्या की, कंपनी की स्थापना की। किस नाम से, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से क्या की, कंपनी की स्थापना की। और जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ये याद रखिएगा मित्रों, इसका नाम है किसका, ये जो कंपनी मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना की थी, इसका नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ नाम से व्यापारिक गतिविधियां क्या की, प्रारंभ की। 31 दिसंबर 1600, कब, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, किससे, एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर यानी कि इजाज़तनामा क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। जिससे से क्या हुआ, इजाज़तनामा जब प्राप्त कर लिया तो इससे क्या अधिकार हुआ, कंपनी को पूरब, अर्थात पूरब की तरफ व्यापार करने का क्या मिल गया, एकाधिकार मिल गया। जैसे ही उन्हें इजाज़तनामा मिला, इजाज़तनामा का अर्थ क्या हुआ कि जो ये यूरोपीय कंपनी है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पूरब की तरफ बेझिझक एकाधिकार के रूप में व्यापार कर सकती है, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य ब्रिटिश कंपनी यहाँ जाकर क्या करेगी, व्यापार नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो इसके अलावा जो स्थल मार्ग से लीवेंट कंपनी और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार प्रदान किया। अर्थात जो चार्टर दिया गया था वो 2 कंपनी को दिया गया था, एक को स्थल मार्ग से करने के लिए, एक को समुद्र मार्ग से करने के लिए। तो स्थल मार्ग से करने के लिए किसे दिया गया, लीवेंट कंपनी को। समुद्र मार्ग से करने के लिए किसे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार क्या किया गया, प्रदान किया गया। इजाज़तनामे का अर्थ क्या होता है, इजाज़तनामे का मतलब होता है कि इंग्लैंड का कोई और कंपनी, इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस क्षेत्र, अर्थात कहाँ पे, पूरब की तरफ, इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। एकाधिकार का मतलब ही होता है कि मोनोपोली, यानी कि हम ही एक तरफ एक छत्र राज करेंगे, कोई और नहीं आ सकता है। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। फिर ये जो चार्टर दिया गया था वो चार्टर दिया था 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, कि आप जाओ 15 वर्षों के लिए पूरब की तरफ क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। लेकिन 1609 में क्या कर दिया गया, चार्टर को अनिश्चित काल, कब के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। शुरुआत में 15 वर्षों के लिए दिया गया था, बाद में 1609 में क्या कर दिया गया, अनिश्चित काल तक के लिए इसे क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 1708 में, कब, 1708 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रतिद्वंदी कंपनी, अर्थात एक विरोधी कंपनी कौन थी, न्यू कंपनी। तो ये जो न्यू कंपनी थी इसका विलय किस में कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ न्यू कंपनी का क्या कर दिया गया, विलय, कब, 1708 में। तो जब न्यू कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी मिल गई तो उसका नाम क्या हो गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। मित्रों याद रखिएगा कि किसके साथ विलय किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, या कि ईस्ट इंडिया कंपनी में किसका विलय किया गया था, तो न्यू कंपनी का। कब किया गया था, 1708 में किया गया था। फिर उसके बाद कंपनी का नाम क्या हो गया था, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। कंपनी की देखरेख के लिए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसमें कितने थे, 24 सदस्यीय समिति क्या थे, सदस्य थे।
24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। इसका मंतव्य या कि उद्देश्य क्या था, सिर्फ इसका उद्देश्य यह था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इसमें कितने सदस्य, 24 सदस्य थे। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो व्यापारिक गतिविधियां और कंपनी की देखरेख करना। ये जो चार्टर था किसमें, 1833 का चार्टर था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मतलब कि ये जो अभी कंपनी थी द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, इसका नाम कब बदला गया, 1833 में बदल कर क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडीज़। अर्थात आपसे कभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जो कंपनी आई थी भारत, कौन, अंग्रेज की कंपनी, उसका नामकरण ईस्ट इंडीज़ कंपनी के रूप में कब हुआ, तो 1833 में इसका नामकरण EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। 1833 के चार्टर से, 1833 के चार्टर से इसका नाम क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले क्या था, अर्थात 1800 चार्टर का एक्ट मतलब 1833 का जब तक चार्टर नहीं आया था उससे पहले इस कंपनी का नाम क्या था, तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ इस कंपनी का क्या था, नाम था। 1833 के चार्टर से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो चार्टर था, इस चार्टर के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में जाकर वहाँ क्या कर सकता था, सस्ता माल प्राप्त करके यूरोप के बाज़ारों में जाकर महंगे दामों में बेचकर मुनाफा, मोटा मुनाफा कमाया करते थे। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। इसके बाद क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जो लाभ की प्राप्ति होती थी, EIC को जो लाभ मिलता था, क्या लाभ मिलता था, वो क्या करते थे, आपस में ही क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। क्या कर लेते थे, आपस में बांट लेती थी। और जो ये वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी तो डच कंपनी की तुलना में कैसी थी, छोटी कंपनी थी। EIC डच कंपनी की तुलना में कैसी कंपनी थी, छोटी थी। और जब EIC ने, किसने, EIC अपनी पहली व्यापारिक यात्रा की, प्रथम व्यापारिक यात्रा की, तो डच कंपनी की तुलना में उसे कम आमदनी की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। और EIC किसका, इसका भी प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, मसाला का व्यापार था। इसलिए यह भी सबसे पहले कहाँ गई, मसाला द्वीप अर्थात जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया की तरफ ही इसने सर्वप्रथम क्या किया, रुख किया। 1608 में सर्वप्रथम जो ब्रिटिश अधिकारी आया था वो कौन था, विलियम हॉकिंस। वो कहाँ आया था, भारत आया था। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अब देखते हैं ब्रिटिश अधिकारी। तो 1599 में पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन, मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री अधिकारी कहाँ आया था, भारत आया था। उसके अलावा 1608 में विलियम हॉकिंस, कौन, 1608 में विलियम हॉकिंस, हेक्टर नामक जहाज। मित्रों ये जहाज का नाम कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आपको याद रखना है कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था, तो हेक्टर नामक जहाज से आया। कब आया था, 1608 में आया था। भारत में कहाँ आया, सर्वप्रथम तो सूरत आया था। कहाँ, वो जहाज से आया तो सूरत बंदरगाह में वह सर्वप्रथम उतरा। उसके बाद वह जहांगीर के कहाँ गया, दरबार में गया। जब वह आया था तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, कौन, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। किसके नाम पर यह पत्र लेकर आया था, तो अकबर के नाम पर यह पत्र लेकर आया था। क्योंकि अकबर 1605 में इसकी मृत्यु हुई, जब विलियम हॉकिंस चला था तब अकबर कौन था, जीवित था। अर्थात वहाँ का जो महाराजा जेम्स प्रथम था उसको यह पता था, यह लग रहा था कि अकबर जीवित रहेगा या कि जीवित होगा जब विलियम हॉकिंस कहाँ, भारत पहुँचेगा। तो इसीलिए पत्र किसके नाम लिखा, अकबर के नाम लिखा। लेकिन अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई। 1608 में कहाँ पहुँचा विलियम हॉकिंस, सूरत पहुँचा। वहाँ से स्थल मार्ग द्वारा कहाँ पहुँचा, जहांगीर के दरबार में पहुँचा, जहाँ पर जहांगीर ने क्या किया, इसका स्वागत किया। और साथ ही साथ हॉकिंस को, किसको, हॉकिंस को 400 सवारों का मनसबदार भी बना दिया। 400 सवारों का क्या किया, मनसबदार भी बनाया। इसके अलावा इसे इंग्लिश खां, किसकी, इंग्लिश खां की उपाधि दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी। और मज़ेदार बात यह है, जो ये कौन, हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस, वह अरबी और फारसी दोनों भाषा का अच्छा जानकार था। जब यह जहांगीर के दरबार में गया तो यह इसी की भाषा में बात किया, जिसके कारण क्या हुआ, जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और इसे इंग्लिश खां की उपाधि से क्या किया, सम्मानित किया। और
जहांगीर ने ही इसका विवाह किसका, विलियम हॉकिंस का विवाह अर्मेनियाई लड़की से क्या करवाया। मित्रों इसके अलावा जो जहांगीर था उसने 1608 में हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति तो दी, लेकिन पुर्तगालियों के दखल के कारण इसने अनुमति वापस ले ली। पहले अनुमति देता है लेकिन जब पुर्तगाली दखल कर देते हैं तो अनुमति अपनी वापस ले लेता है, जिसके कारण 1611 में अंग्रेजों को अस्थायी, कौन सी अस्थायी तौर पर अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगानी पड़ती है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगानी पड़ती है। लेकिन इन्होंने 1613 में पहली जो स्थायी फैक्ट्री, कब पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, सूरत में आखिरकार यह लगाने में सफल रहे। कब, 1613 में पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ, सूरत में। याद रखना मित्रों, अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। लेकिन स्थायी फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में लगाई थी। कब, 1613, और ये 1611 में अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी। इसके अलावा मित्रों टॉमस रो था, ये कब आया, टॉमस रो 1615 में। टॉमस रो कौन, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। कहाँ, जहांगीर के दरबार में कौन आया, टॉमस रो आया, जिसका जहांगीर ने स्वागत किया। और ये 1619 तक कहाँ, जहांगीर के दरबार में रुका। इसने भी भरसक प्रयास किया कि वाणिज्यिक संधि किससे कर ली जाए, जहांगीर से कर ली जाए, लेकिन असफल रहा। लेकिन इसे फिर भी विभिन्न स्थानों पर, मुगल भारत के विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति क्या हो गई थी, मिल गई थी, अर्थात थोड़ा बहुत इसे सफलता प्राप्त हो गई थी। परिणाम क्या हुआ मित्रों कि 1623 ईस्वी, कब, 1623 ईस्वी तक इसने सूरत मछलीपट्टनम, कहाँ, सूरत मछलीपट्टनम के अतिरिक्त, भारत नहीं है मित्रों, यहाँ पे क्या है, भड़ौच है, याद रखिएगा क्या है, भड़ौच अहमदाबाद में क्या कर ली थी, फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। और 1630 तक साम्राज्यवादी और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के कारण 1630 तक इसने पूर्वी भारत में तेजी से प्रभाव बढ़ा लिया था, जिसके तहत उसने 1633 में बालासोर, कहाँ पे, उड़ीसा, 1651 में कहाँ, हुगली, बंगाल, कारखाना क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। इसके अलावा 1658 ईस्वी में इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ ही साथ कोरोमंडल तट पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके अलावा मित्रों हमने आपको ये बता ही दिया था कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। दहेज में इन्हें बॉम्बे दिया गया, फिर इन्होंने EIC को क्या दे दिया था, 10 पाउंड में उधार किराए पे दे दिया था। परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे ये क्या करने लगे, अंग्रेजों ने देश को अपना पूरा गुलाम बना लिया और 150 सालों तक क्या किया, शासन किया। और 15 अगस्त 1947 को अंततः यह अपने देश वापस चले गए। इनके बाद कौन आते हैं मित्रों, इनके बाद आते हैं हमारे डेन, हमारे क्या, यूरोपीय कंपनी डेन, 1620 से 1845। याद रखिएगा, डच और डेन में कंफ्यूज मत होइएगा। डच में हम लोग 1625 पढ़े हुए हैं, याद रखिएगा 1625 हम लोग डच में पढ़े हुए हैं, और डेन में 118, माफ़ चाहता हूँ कि डच में हम लोग 1825 पढ़े हुए हैं, 1825, और यहाँ पे 1845 दिया, इसलिए आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है। डच 1825, डेन 1845, ये दोनों तिथि आपस में मिलती जुलती जरूर लगेगी, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। डच कितना है, 1825। आते हैं डेन, डेनमार्क के निवासी, इनका कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। आगमन कब हुआ, 1620 में। इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1620 में, कहाँ पे की थी, त्रावणकोर पे। इनका भारत में आगमन 1616 में हो गया था, लेकिन अगर फैक्ट्री की स्थापना की बात की जाए तो पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में 1620 में स्थापित किए थे। और 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, किंतु व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कारण ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और 1845 में सब कुछ बेचकर वापस चलेगा। लेकिन इनको एक श्रेय जाता है, इनको क्या जाता है, एक बात का श्रेय, इनको इस बात का श्रेय जाता है कि इनका भी तो प्रारंभिक उद्देश्य मसाला था, किंतु कुछ समय उपरांत इन्होंने भारतीय वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ कर दिया
और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय वस्त्र जो थे, भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली, पहचान मिली। आज का सेशन मित्रों यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मित्रों इसी के साथ आपको एक टास्क देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सभी देश दिए हुए हैं, सभी देश के झंडे दिए हुए हैं और आपको इन झंडों को देखते हुए आपको मैप बनाना है और उस मैप में उन स्थानों को चिन्हित करना है, इंडिकेट करना है जहाँ पर वह आकर क्या किए थे, फैक्ट्री की स्थापना किए थे। उम्मीद करते हैं मित्रों आप यह काम जरूर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें मैप के थ्रू याद रहेंगी। मित्रों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं मित्रों, एकलव्य कोचिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर डेली क्या होता है, डेली टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है। जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़कर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरह से क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अर्थात बिना किसी पैसे के टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है। इसलिए आप लोग आएँ और टेस्ट सीरीज़ का लाभ लें। इसके अलावा मित्रों जिनको भी संबंधित विषय की पीडीएफ चाहिए वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप इसी तरह हमारा सहयोग देते रहें।